ओके, तो बात कर रहे थे हम लोग, दिस इज वन ऑफ द दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर टिल 2018-19. टिल 2018-19 if you see, they used to think कि derivative is an very important and integration is a very important chapter. So on an average 12 to 16 marks paper purposely were is to be from derivative and integration. Now that has reduced drastically, but we cannot say कि it can't happen again. It can be a situation कि बाबा यही पेपर में ऐसा हो गया. That time what you want to do? So the bottom line is you have to take this chapter a bit seriously, not as seriously like time value of money, but after time value of money any chapter in mathematics is very, if it is important, it is derivatives. Derivative means derive. It derives its value from somewhere. For example, if it's a bivariate calculation where we will see x and y, there is a relationship between these two. There is a relationship between these two where this is totally independent and this is dependent on x. ठीक है? That is the reason when we say कि when x changes to some other value, then how much y will change given there is a relationship of x with y. So एक कांस्टेंट टर्म दे दिया है कि अगर y is equal to 3x square plus 4, so अगर हमने एक यूनिट से वैल्यू चेंज किया तो फिर इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा? डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज. यहां पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, यहां पे आपको कितना चेंज है वो दिखेगा. Am I clear? For example, हम लोगों को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए हुए हैं. ये जो रेट ऑफ चेंज है इसमें लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है. लिमिट, एक लिमिट डाल दिया कि इसके आगे नहीं. अगर मैंने बोला x 3 बन सकता है तो 3 बन सकता है, तो 3 तक कोई भी वैल्यू x लेगा. 3 लेगा तो उसका आंसर हमको मालूम है, लेकिन 3 तक अगर कोई भी वैल्यू लेगा तो उसका आंसर क्या आएगा? तो हमने इधर लिमिट्स f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस h ऐसे करके हमने उसका डेरिवेशन निकाल के रखा है. ये सारी चीजें अप्लाई करके हमको दे दिया है स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज. सर आपने क्या बोला, कुछ बेसिक समझा नहीं. तो इन शॉर्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज दे दिए हैं. जिस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं कि सबका अपना अपना कर्व बन सकता है, कोई भी सिचुएशन का कर्व बनेगा. हम हर एक सिचुएशन का तो टेबल कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना, तो हम हर एक सिचुएशन का हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया है, उसको उसमें कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं. दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. उसी तरह से डेरिवेटिव का भी हमने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया, एक स्टैंडर्ड तरीका बना दिया है, और हम वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ही यूज करते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ कैलकुलस. अब यहां पे दो तरीके से होगा, एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक. लेकिन लकीली हमको कुछ साल पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूरा का पूरा दूर कर दिया, तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे.
तो सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शंस के ऊपर ही देखेंगे। फंक्शंस जहां पे हमारे पास कुछ ना कुछ x और y में रिलेशन है, और रिलेशन क्या है वो इसमें दिखा दिया है। Am I clear? रिलेशन क्या है वो इसमें दिखा दिया है। तो हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं x, तो मैं कभी भी x का डेरिवेटिव नहीं निकालता हूं, क्योंकि x जो है वो वैल्यू y से नहीं आ रहा है। हमारे लिए डिपेंडेंट y है x के में, तो डेरिवेटिव हमेशा हमको y का ही निकालना पड़ेगा। तो y का डेरिवेटिव लिखा जाता है dy बाय dx के तरीके से। सिर्फ y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx। अब y बोलेंगे या f ऑफ x बोलेंगे, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव इज f डैश ऑफ x। समझा? और अगर y का कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू समथिंग, तो आपको बोला है कि भाई dy बाय dx निकालो, मतलब आपको y का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है। बात समझा? जिसमें हमारे लिए हमेशा y को डिराइव करेंगे x के साथ, और x खुद एक नंबर है 5 बराबर। अब अगर 5 को चेंज किया 10 में, तो 10 का 10 ही आएगा, कोई भी चेंज। मतलब क्या, आप अगर लॉजिकली सोचोगे तो 5 और 5x में फर्क है। 5 एक नंबर है, हम बोल रहे हैं डेरिवेटिव निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? y का विथ रेफरेंस टू x। इधर तो x है ही नहीं, x तो है ही नहीं, तो इसी के लिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज, क्योंकि उधर x है ही नहीं। लेकिन जैसे ही कांस्टेंट के साथ x आ जाता है, ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के साथ निकालना पड़ेगा। x खुद एक वेरिएबल है, x खुद एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोई सपोर्ट नहीं है, ना क्वाड्रेटिक का सपोर्ट है, ना कोई कांस्टेंट का सपोर्ट है, जैसे यहां पे कांस्टेंट का सपोर्ट है। तो अगर x चेंज हो जाता है, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग 1 बोलेंगे, क्योंकि x को चेंज करेंगे 1 के साथ। लेकिन इधर कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा a। दैट मीन्स सिर्फ x बोला, दैट इज इट इज 1x, इसके लिए x का डेरिवेटिव 1 है। लेकिन जैसे ही हमने x को किसी के साथ रिलेशन में डाल दिया, x रेज टू n, तो इसको चेंज होगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। अब e रेज टू x, अब e क्या है? e एक वैल्यू है 2.712 सब। तो नंबर के साथ क्या ही करेंगे? बात समझा? नंबर के साथ क्या ही करेंगे हम लोग, वो तो नंबर ही है ना। तो नंबर का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 है, लेकिन इट रेज टू x है, वो x जो है उसका तो हमारे पास है ना, इसी के लिए e रेज टू x का e रेज टू x ही होगा। बात समझा? लेकिन अगर नंबर रेज टू x है, तो नंबर रेज टू x का नंबर रेज टू x इंटू लॉग a। समझा? अभी x रेज टू 4 का डेरिवेटिव हमको मालूम है, उसी तरह से x रेज टू हाफ का डेरिवेटिव विच इज नथिंग बट रूट x,
क्या होगा, हाफ इंटू एक्स रेस टू हाफ माइनस, ऊपर का ही यूज हुआ, यही यूज हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ एक्स रेस टू माइनस हाफ, अरे बराबर की नहीं, हाफ, अभी वो माइनस में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर रेस टू हाफ, इसी के लिए रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव ये पूरा निकाल देता हूं, और ये हमारा पूरा बन जाएगा 1/2 रूट एक्स। बात समझा, बात समझा। ये हमारा कुछ बेसिक ई रेस टू एक्स, अच्छा ये बच गया हमारा, और लास्ट इज log x, log x का डेरिवेटिव 1/, here it is always y, तो this becomes dy by dx। ये सबको समझा, ये सबको समझा। अगर ये आपको याद है फॉर्मूलाज तो आगे के सारी चीजें होगी, नहीं तो छोड़ दो यहीं पे। इज दैट क्लियर? टेक 2 मिनट्स, लिख लो, पढ़ लो, बाहर कर लो, जो करना है करो, आगे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब जब हम लोग डेरिवेटिव को सीखेंगे तो पहले उसको समझ जाओ कि देयर आर टाइप्स टू सॉल्व द फंक्शन। देयर इज अ logarithmic function, there will be an algebraic function, there will be what we call as parametric function. So there are types of functions by which y is associated with x. For example, if I say y is equal to log x, that means y is associated with x in terms of in a logarithmic function. So every function has its own way of calculating the values of y with respect to x. Say for example, first we'll try to cover algebraic function. When y is equal to 3x plus 4, that means y is associated with x in an algebraic function. First you analyze this, then only you start solving. Is that clear? So I want to see the change in y when there is a change in x. So differentiating both the sides with respect to, is that clear? This becomes dy by, then 3 is a constant, d by dx of 3 is 0, but d by dx of 3x, if I make an calculation, then it becomes 0 into something of x. That answer will be always 0. Am I clear? 0 into something with x, leave it, leave those things. But the problem is, this is 0 na, so then 0 multiplied by anything is 0. So you won't be in a position to calculate derivative. You won't be in a position. So what we do is, whenever there is a constant, we take that constant outside the purview of
derivative. Is that clear? And we'll find derivative only of x. Is that clear? So this becomes 3 into x has 1 with it and x का derivative 1 है. In short 3. So this becomes 3 into d by dx of x plus, now we have to find derivative of a constant only, and we know d by dx of a constant is, so this becomes 1 plus 0, that means answer is, am I clear with this? Y is equal to 4x square plus 7x plus 3. Now dy by dx is equal to, as I told you, x when it is multiplied by a constant, so that constant should be always taken out, d by dx of x square plus constant into d by dx of x plus, I don't have any option, I have to take out the derivative of a constant which I know it is 0, but I have to present it this way. So 4 into x square, x raised to something, and we have a derivative 2 into x raised to 2 minus 1, 2 into x raised to, and 2 minus 1 is plus 7 into derivative of x is 1 plus 0, leave it, answer is 4 into 2 is 8x plus 7. Am I clear? Am I clear? Done? Any question? Pakka? Three x square plus 5x minus 2. Is it possible? So this becomes what? 3 into 2x raised to 1 plus 5, x is 1, minus 2 is 0. So my answer is 3 into 2 is 6x plus 5. So this is my answer. Am I clear? A raised to x. A is nothing but a constant. So a raised to x has a derivative of a raised to x into log. Am I clear? X raised to a number. X raised to a number, we have a derivative, x raised to n. So it becomes a into x raised to a minus 1 plus a is a number. Raised to a is a number. Any number raised to a number will be a number itself, number, not itself, number. So number ka derivative is always 0. So leave it. So this becomes your answer. Am I clear with this? Am I clear with this? 1 upon 3x cube minus 5x square. 1 upon, tell me, x cube minus 5x square, then minus 2 log x. Is that clear? To get masters into derivative, make the starting sums most important. Then only वो एंड में आएगा. जितना यहां पे ध्यान दोगे उतना एंड के पार्ट आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे. सो अगेन x has a constant, so it becomes 1 upon 3 into d by dx of x cube minus 5 into d by dx of x square plus 6 into d by dx of x plus 2 into d by dx of log x plus nothing, so d by dx of, this is the basic step. Am I clear? 1 upon 3 x cube, 3 into x raised to 3 minus 1, so this is 3x raised to 2 minus 5 into x square का derivative 2x raised to 2 minus 1, so 2 minus 1 is 1, so 2x, that means 10x
प्लस 6, डेरिवेटिव में साइन चेंज नहीं होता है। अगर उनके बीच में पॉजिटिव है कोरिलेशन तो पॉजिटिव ही जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही जाएगा। प्लस 2 इंटू, अच्छा माइनस था क्या वो साइन, हाँ तो मैंने ये मिस्टेक किया है यहाँ पे, ओके दिस इज मिस्टेक, तो ठीक है अभी। देन -2 तो 2 ही होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, सो इसको 2/x कर दूंगा एंड दिस इज माय आंसर। एम आई क्लियर विद दिस? 3x raised to 4 plus 7x cube plus 1/2 log x plus e raised to x plus 7 raised to x plus x raised to 7 plus 42 करोगे सॉल्व? देन अरे रुको, डोंट खाई मत करो, log x plus e raised to 4 plus 4 raised to x plus 4 raised to 4, then 3x square plus 7x raised to 4 plus 4x raised to 7 plus 7 log e, नहीं log e नहीं करेंगे, log a. So these are the 3 sums you need to practice. Okay, start solving. Okay, I will solve it. Is that clear? E raised to 4, right? E is a number raised to 4. This becomes, it is not e raised to x, it is e raised to 4. E raised to a is a number itself, तो उसका 0. Is that clear? And then any doubt? Log a is log 5. Again log 5 is a number, तो number derivative is 0. अच्छा 28x raised to 3 नहीं आएगा वो, that will be 6. I'm sorry. Log, see check करो, चलो everyone, log x, log e, log 7, these are different. Log x has x in it, so its derivative is 1/x. Log 7 and log e are numbers. These are numbers, and numbers का derivative क्या है? 0. So this becomes into 0, so this becomes, बराबर ना? अब ये ऐसा आप बोल रहे हो ना, तो 7x का डेरिवेटिव क्या है? 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए, ऐसा करोगे क्या? नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो दिस बिकम 7 इंटू 0 इज 0, मतलब दिस विल बी डन. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ as we are, any doubt?
नहीं ना, 7 इंटू 0 हो गया ना वो, कांस्टेंट का क्या डेरिवेटिव 0 है, तो 7 इंटू 0 है ना वो, ओके। एंड 7 log a, तो इसमें कांस्टेंट तो पूरा का पूरा है, तो वो 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए नहीं होगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 इंटू लॉग ए होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अ नंबर इज ए 0। समझा मैंने क्या बोला? नाउ देयर कैन बी सिचुएशन वेयर यू हैव मल्टीप्लीकेशन इन इट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेरिएबल, x square into x is x3, 3x square into x is 3x cube, but 3x into log e, so these two are different functions. Am I clear with this? Whenever you have two different functions, function multiplied by function, these are two different functions, and or a complex multiplication of same function, 3x square plus 4 into 4x cube plus 7. अभी आप ओपन करके भी कर सकते हो या तो कुछ और भी कर दो, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। मतलब आपको सेम फंक्शन है बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो भी आप मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते हो, और दो अलग अलग फंक्शन है तो आप मल्टीप्लीकेशन तो करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लीकेशन को किस तरह करेंगे उसको हम लोगों ने बोला समझने के लिए, बोला है कि u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन है, x इंटू वाई कभी नहीं बोलेंगे, दोज आर नॉट टू डिफरेंट फंक्शंस। समझो एक फंक्शन है a रेज टू x इज अ फंक्शन a रेज टू x एंड 3x स्क्वायर, तो ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए ना। एम आई क्लियर? सो या log x एंड e रेज टू x, तो लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, दो अलग अलग फंक्शन हो गए। तो जब दो अलग अलग फंक्शन है तो हम लोग बोलेंगे समझो ये है u और ये है v, तो u इंटू वी करेंगे तभी पहले u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x u। जैसे e रेज टू x एंड log e, ये दो अलग अलग फंक्शन है, तो इधर u इंटू वी कर सकते हैं ना, जिसमें u क्या है e रेज टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x, एंड e रेज टू x का दिस इज योर आंसर। 2 रेज टू x एंड x रेज टू 5 आर टू डिफरेंट फंक्शन, u इंटू वी कर सकते हैं। बात समझा? 2 रेज टू x इंटू log x, ये भी u इंटू वी हो गया। समझा? ये 3 u इंटू वी कर सकते हो, log x इंटू e रेज टू x कर सकते हो, 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इंटू log e कर सकते हो। नहीं क्या, log e इज अ नंबर, डायरेक्ट वो नंबर ही है, तो क्या करेंगे उसको मल्टीप्लिकेशन, डेरिवेटिव ऑफ log e कर सकते हो आप, वो भी करो। चलो 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू log e, डेरिवेटिव ऑफ log e इज एन नंबर, तो नंबर का डेरिवेटिव हमारा निकल जाता है, लेकिन u इंटू वी में पहले v इंटू आएगा ना वो, तो आप जो जगह भी यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप 1 2 3 4 5 6, मैं छठवा कर देता हूँ, 7x स्क्वायर प्लस 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log e इज 1, खत्म बात कि 0। डेरिवेटिव ऑफ log e क्या आएगा 0, तो ये इंटू 0 हो गया, लेकिन आगे देखो इंटू 0,
प्लस लॉग ई इंटू इसका डेरिवेटिव निकलेगा ना, तो मतलब आंसर क्या होगा, समथिंग लॉग ई इंटू समथिंग। समझा? कर सकते हो, कर सकते हो। टेक्निकली ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है, बट हम लोग को ये दिख रहा है तो हम लोग कर लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट बाहर आएगा और डेरिवेटिव अंदर का निकलेगा ना। आगे भी इधर भी वही हुआ, आप सॉल्व करोगे तो लॉग ही पहले आया और डेरिवेटिव अंदर का निकला ना, पहले का तो सब जीरो हो गया ना। ये देखो, ये आपका था ना, तो मैं बोल रहा हूं टेक्निकली कभी u इंटू वी नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट के लिए अपन ने क्या किया था, लॉग ई इंटू अंदर का डेरिवेटिव ना। तो हम लोग अगर ऐसा लिखेंगे तो ये निकाल दो ना, वैसे ही दिखेगा। देखो कुछ समझा मैंने क्या बोला? तो टेक्निकली भाई u इंटू वी मत करो, पक्का? क्या इसको नहीं समझा? ये नहीं समझा ना, देखा ही नहीं तूने क्या किया मैंने। समझा कि नहीं समझा? क्या समझा बता। एक्सप्लेन ना। हाँ, सी लॉग ई का वैल्यू जीरो नहीं है, लॉग ई का वैल्यू है 1 है, लॉग ई का डेरिवेटिव जीरो है। तब से मैं वही समझा रहा हूं, लॉग ई का डेरिवेटिव जीरो है, वो कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट का अपने पास, उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है, लॉग ई इज नॉट जीरो। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉग ई का वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, हम ले रहे हैं। एक्चुअली वो ई क्या है, ई रेस समथिंग है ना। तो जब उसको, एक चीज बताता हूं ना, दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोगों का। तुमने 1 क्यों लिया मालूम है क्या? log 10 टू द बेस 10 क्या है? पक्का ना? तो log ई नेचुरल लॉग है ना, तो log ई ऑफ नेचुरल लॉग, तो log ई टू द बेस ई ना, उसका वैल्यू 1 है, करके log ई का वैल्यू 1 है। आज समझा क्या ये? log e इज अ नेचुरल लॉग, बराबर। तो हम लोग बोलते हैं ना नेचुरल लॉग ऑफ 4 पॉइंट समथिंग, तो मतलब क्या होता है, log 4 पॉइंट समथिंग टू द बेस e। अब log e जो है वो किसका है, उसका बेस क्या है, e है। तो log e टू द बेस e क्या आएगा, 1, करके log e का वैल्यू 1 है। log e इज इक्वल टू 1 नहीं है, log e का नेचुरल लॉग इज 1, तो हम लोग उसको 1 बोल रहे हैं। समझा? तो log e का डेरिवेटिव इज, बिकॉज उसका वैल्यू 1 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। बात समझा? अभी एक सेकंड, ये समझा यहां तक? मैं जो बता रहा हूं ना बेटा, उस पर ध्यान दे। तू नीचे देख रहे हैं, तुम लोग सॉल्व करो, ऐसा नहीं होने वाला है। सुन, तुम दोनों बहुत अच्छा करो रनिंग नोट्स, लेकिन मेरे को अगर बोलेंगे ना तो मैं बोलूंगा मत देखो रनिंग नोट्स, क्योंकि मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं तुमको देने वाला हूँ ये, क्योंकि मुझे मालूम मुझे कम टाइम पे करना है ना, तो आप घर पे आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जरा इधर ध्यान दो। तो सबसे पहला मेरा बोलने का मतलब क्या है, जरा समझो। अगर मेरे पास log e है, उसका वैल्यू 1 है, उसका डेरिवेटिव क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, तो log e इज नॉट 0, log e का वैल्यू है, वैल्यू का डेरिवेटिव इज 0। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, log e इंटू 4x स्क्वायर। तो मैं कभी भी ये u इंटू वी नहीं बोलूंगा, टेक्निकली कभी नहीं बोलूंगा। यू नो वाई? देखो, log e इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर 8x प्लस 4x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log e विच इज, तो आंसर क्या आया, बराबर बराबर। अब देखो 6 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या इसको u इंटू वी बोलेंगे क्या? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 6 कांस्टेंट है ना,
तो मैं बोल रहा हूं ये भी तो आपको मालूम है ना कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट उसको log e इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर निकाल लो ना। तो देखो इसका और इसका आंसर सेम आ रहा है ना, ये समझा रहा हूं मैं, समझा? हाँ, एनी क्वेश्चन? अभी ये साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, करो। जिस तरह से हम लोगों ने u इंटू वी देखा, मतलब प्लस माइनस में कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, ये मैंने पहले ही बोला ना आपको, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का इज्जत अलग है। प्लस माइनस में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो जैसा है वैसे रहने दो, मल्टीप्लिकेशन का इज्जत अलग हुआ, उसी तरह से डिवीजन का भी अलग ट्रीटमेंट है। तो जैसे इसमें हम लोगों ने क्या बोला, u और v बोला, दो फंक्शन को, इधर भी बोलेंगे u बाय विच इज v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो स्टार्ट v से होता है, एंड भी v से होता है, और इधर भी v है, तो साइकोलॉजिकली याद रखने के लिए काम आएगा। बात समझा? और आपको डेरिवेटिव तो अब तक आया ही गया है, तो क्या आप लोग log x अपॉन ई रेस टू एक्स निकाल सकते हो? क्या आप लोग 3x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन ए रेस टू एक्स निकाल सकते हो? ए रेस टू एक्स अलग फंक्शन है। क्या आप लोग ए रेस टू एक्स अपॉन log x निकाल सकते हो? क्या आप लोग 3x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x निकाल सकते हो? सर दोनों सेम है, अलजेब्रिक है, कॉम्प्लेक्स है ना, यूज कर सकते हैं, कर सकते हो ये चारों सम, और फिर ये करने के बाद इनके साथ थोड़ा खेल लेना। बात समझा? ट्राई सॉल्विंग, होप सो आपका भी डेरिवेटिव आया है यहाँ तक है ना, साथ में सब लोग? तो सर है ना यहाँ तक? चलो, so now we move on to the next part, derivative of a function of function. What do you mean by derivative of a function of a function? See, log x, say log x, or say 3x square plus 4. So when I say derivative, that is d by dx of log x. Am I clear? This means d by dx of 3x square plus 4, and we know the answer. Log x का 1 upon x, 6x. Am I clear? The problem multiplies when I put this as a square. ठीक है? Now try to understand derivative of this, the whole square, means what? Let this 3x plus 4 be z, तो it becomes z square. तो z स्क्वायर, हाँ सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 इंटू जेड रेस टू 2 माइनस 1, आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ z. बट तूने डेरिवेटिव सिर्फ इस पार्ट का निकाला है, टेकिंग दिस एंटायर पार्ट एज z, x का अभी तक नहीं निकला है. Am I clear with this? Say for example log 3x square plus 4. So मैंने डेरिवेटिव जो निकाला ना, वो ब्रैकेट के अंदर का नहीं निकाला है, बाहर का निकाला है. सर log x का 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4 बराबर, लेकिन ब्रैकेट का अंदर का बाकी है ना. सो नाउ log x इज अ फंक्शन
वेयर एक्स इज अगेन अ फंक्शन. तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन. Am I clear? In other word, it is termed as chain rule. Am I clear? तो प्रॉब्लम समझा कहां पे आ रहा है? प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ ना होना जरूरी है. प्रॉब्लम क्लियर है सबको? नाउ वी कैन सॉल्व. लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना. लॉग 1 पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज टी बराबर. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. समझो, अगर समझो मैंने कर दिया, समझो मैंने कर दिया, मैं क्या करेगा, मैं इधर चुपचाप इसको सॉल्व करेगा. अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x बराबर. यहां पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने पूरे को क्या बोला t, और जब मैंने t बोला तो उसका मैंने डेरिवेटिव निकाल के रखा है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2x. सर नहीं समझा. दिस मीन्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर. अरे बराबर क्या? दिस मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. पहले मैंने इसको t पकड़ा ना, इसको तो मैंने 1 अपॉन टी निकाल लिया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर का पार्ट, तो चेन रूल बना. तो मतलब मेरा आंसर क्या बना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी प्लस नहीं, इंटू 2x, विच इज नथिंग बट, ऐसा अलग से निकाल लो, इसको सॉल्व कर दो और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो. जैसा आपको करना है आप करो. चेन रूल. नहीं समझा, 2-4 सम करेंगे. e रेस टू x द होल रेस टू 4, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 8. बात समझा? समझा? e रेस टू log x. सर ये क्या किया? ये देखो, अज्यूम दिस इनसाइड पार्ट एज t या z वॉट एवर. तो z रेस टू 4 का क्या आएगा, 4 इंटू ई रेस टू x द होल रेस टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू x, ब्रैकेट का साथ में. कुछ समझा मैंने क्या किया है यहाँ पे? जैसे अच्छा 8 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7. समझ रहा है क्या? पहले ब्रैकेट के बाहर का सॉल्व हो रहा है, फिर ब्रैकेट के अंदर का अलग से डेरिवेटिव निकल रहा है, मल्टीप्लीकेशन चेन बन रहा है वो. अभी ये e रेस टू लॉग x है, मतलब ये टेक्निकली देखने के तो e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेस टू log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ. समझा? तो मतलब इसका आंसर बना 4 इंटू ई रेस टू एक्स द होल क्यूब इंटू ई रेस टू एक्स 8 4x स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7 इंटू 8x ई रेस टू log x इंटू 1 अपॉन x. Am I clear? Am I clear? Any doubt? पक्का? पक्का? ऊपर से नहीं गया ना? फंक्शन और फंक्शन समझा? पक्का? कॉपी कर लो. So next we will be moving to implicit function. We will be moving to, I have completed first part. The first part is function on function of function of function. The second is implicit function. आपको पता है अब तक जो सम सॉल्व कर रहे थे हम लोग वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन थे.
सर ये तो समझा ही नहीं हमको। अरे समझने वाली बात नहीं है, हमेशा y इज इक्वल टू समथिंग था और वो हमेशा y को इक्वल टू समथिंग था, दैट वॉज विथ रेफरेंस टू x ओनली। 3x स्क्वायर प्लस 4 7x स्क्वायर log x, ये ऐसा कुछ तो भी था। कभी आपको y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x y, मतलब y का y के साथ एक दूसरे के साथ इंप्लिसिट फंक्शन नहीं था। समझा? मतलब आपको सम दिखेगा तो समझेगा कि ये इंप्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है। तो जब इंप्लिसिट रहेगा तो उसको सॉल्व करने का तरीका हम अभी देखने वाले हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सो इंप्लिसिट फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव निकाल लो, सारा y एक बाजू लेके आ जाओ, y इज इक्वल टू बता दो। जैसे अभी ये क्वेश्चन बन गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x, मतलब 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम है? प्लस अभी x और y और x ये दो वेरिएबल है, डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई, अब ये दो वेरिएबल हो गया तो इधर u इंटू वी यूज होगा। मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 6x प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। y का डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा, प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1। मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो अभी सारा एक बाजू लेके जाओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी एक्स माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस वाई। अच्छा, हमारा बात हुआ था कि सारा y एक बाजू लेके जाओ, तो माइनस y इज इक्वल टू x, माइनस y इज इक्वल टू 6x, यस 6x। सो dy बाई डी एक्स अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस x बराबर माइनस y इज इक्वल टू 6x बराबर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x अपॉन 1 माइनस x प्लस y। अभी वो इधर माइनस y बोलो, उधर y बोलो, y अकेला है, क्या कर सकते हैं? समझा? समझा? समझा सबको? पक्का? एनी क्वेश्चन? तो आप इसी के लाइंस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x रेज टू 4। सो ये फर्स्ट सम है, ये सेकेंड सम है। ट्राई सॉल्विंग। कभी भी ना बेटा एक काम करो, यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे मालूम है क्या? हम माइनस वाई ऐसा लिखना प्रिफर करेंगे। मैंने कुछ तो किया इधर, वो y को एक बाजू लेके गया। कभी भी ऐसा लिखना प्रिफर करेंगे, ठीक है? खत्म करो। लेट्स चेक आप लोगों ने सही किया या क्या किया है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिसन लिसन लिसन, वाई स्क्वायर 2 इंटू y रेज टू 1 हो जाता है इंटू dy बाय डी एक्स। इज दैट क्लियर? Then it becomes plus 2x plus 12x raised to 3. So dy by dx minus 2y into dy by dx plus 2x plus 12 is equal to, this is equal to 2x plus, so dy by dx into bracket 1 minus 2y is equal to 2x plus 12x cube. That means dy by dx is equal to 2x plus
12x³ upon 1 minus 2y. It is always in the form of phase. Am I clear? Am I clear? Done? So can you solve this example? Huh? So this will be done. This type of functions will be covered. ठीक है? Start solving. Now we will be moving to the next part, which is known as parametric function. अभी किसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन? व्हेन x y इन दोनों में रिलेशनशिप किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से है, किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से है, तो उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल t s z. सर नहीं समझा. x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू t स्क्वायर. बराबर. आप dy बाय dx निकाल के बताओ. अरे x को किससे करके रखा आपने लिंक, y को किससे किया है, और तुम बोल रहे हो y और x को करके रखो. तो मतलब हमको थर्ड कौन सा वेरिएबल हो गया? t हो गया ना. इट विल बी वेरी सिंपल. dy बाय dt अपॉन dx बाय, मतलब क्या, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू t हो जाएगा. अभी x नहीं होगा ना. पहले उन दोनों को आपस में सॉल्व करो. dy बाय dt इज इक्वल टू 2t, तो dy बाय dt क्या आ गया? 2t अपॉन dx बाय dt विल बी इक्वल टू 4, तो 4. आंसर इज 1/2t. आ गया ना. समझा? समझा? दीज आर नोन एज पैरामेट्रिक फंक्शन. अभी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग. ये देखो x इज इक्वल टू a/t³, ये x है हमारा, और y क्या है? a अपॉन t³. तो हमको क्या बोला है करने के लिए उन्होंने? फाइंड नहीं, फाइंड, ये देखो dy बाय. तो पहले ये सॉल्व करते हैं. a इज अ नंबर, वो बाहर आ गया, और 1/t³ मतलब t⁻³ अब t⁻³ -3 इंटू t⁻⁴, x⁻n अप्लाई हुआ ना. अरे बराबर है. और a अलग से, वो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाय a कांस्टेंट है, t³ मतलब 3t². अरे बराबर क्या? तो सबसे पहले ये और ये कैंसिल कर सकता हूं, ये और ये कैंसिल कर सकता हूं. बराबर कि नहीं? -1 अपॉन t⁻⁴ इंटू t⁻², विच इज -1 अपॉन t⁻�6. दिस इज योर आंसर. समझा? पक्का? सॉल्व करना चाहिए ना 2-3 सम्स. x इज इक्वल टू 3s प्लस s स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4s³ इंटू log s. नहीं, हाँ log s. मुझे dy बाय dx चाहिए इसमें. ठीक है. और नेक्स्ट वाला सुन लो. u इज इक्वल टू 3x² प्लस 4 इंटू e⁻x. v इज इक्वल टू 4 log x प्लस 3⁻x. d u बाई डी v चाहिए एंड डी v बाई डी u चाहिए, सो दैट आपके दिमाग को थोड़ा तकलीफ हो और आप समझो कि सम सॉल्विंग सिंपल है. सिर्फ वो डिनोशन में प्रॉब्लम होता है, उसको नलिफाई करने के लिए मैं ये कर रहा हूं. एम आई क्लियर? लेट्स ट्राई दिस 2 sums. दिस इज योर फर्स्ट सम, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड.
सेकेंड और थर्ड का डेटा ऊपर है, बराबर है क्या, और फर्स्ट का डेटा ऊपर है। सॉल्व। चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूं मैं। 3 + 2s बराबर 12s² प्लस 12s² इंटू 1/x 1/s, तो 1/s होने की वजह से मैं स्क्वायर निकाल देता हूं, प्लस log s। एक सेकेंड, मैं गलत किया हूं, मैं उसको ठीक से करता हूं, जगह नहीं मिला। ये हो गया मेरा डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर 4s² प्लस log s इंटू 12s²। दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट। एम आई क्लियर? नाउ सेकेंड। Is that clear? Is that clear? Now, that's it. और इनका आंसर वही इनवर्स में, that's it. हाँ, अरे क्यों नहीं बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमको x ऊपर लेने का है ना, तो पहले इसको भी x से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ही वो x ऊपर जाएगा। ठीक है, डन विद दिस। 4s² प्लस log x, फर्स्ट वाला ये ना, ये u इंटू v हुआ ना, दिस इज u एंड दिस इज v। Is that clear? Is that clear? Anything else? Done with this? Done with this? Next one is logarithmic. When to use logarithmic? When you have a base and a power, both contains the same variable. 3x² plus 4x raised to 4x, x पावर में आ गया, 4 तक ठीक था, 4x आ गया। बेस एंड पावर कंटेन सेम वेरिएबल, ओनली दैट टाइम। सर दैट मीन्स e raised to x रहेगा तभी भी log लगेगा। Yes, why no? Power contains x. Why no? समझ रहा है? log x लगेगा 41. Why? So, otherwise नहीं. Sir, that means log x raised to 4x. लॉगरिथमिक भाई क्यों? ऑलरेडी लॉग है। हाँ, कुछ भी रहने दो, कंडीशन अपने एक ही है। बात समझा? तो सर 4y यस है, क्योंकि x और y इज इक्वल टू ना, तो ये बन गया इम्प्लिसिट प्लस लॉगरिथमिक। समझ रहा है? बट हम लोग इससे दूर रहेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं, इतना कांड नहीं करेंगे वो लोग। बात समझा? ज्यादा से ज्यादा आपको x के साथ ही रखेंगे। ये समझा सबको? डाउट है? तो अभी क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव
ऑफ y निकालने का है वेयर देयर इज अ चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो अलग चला गया ना. सो टेकिंग log on both sides, log y is equal to x, sorry, log x raised to x. अरे बराबर की नहीं? and you know this means x into log y is equal to x into log x. बात समझा? नाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड. मतलब क्या हो जाता है, सिंपल सोचना, x रेज टू दी पावर विच कंटेन्स x, तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो मुझे वो पावर को नीचे लाने के लिए log को बीच में लाना पड़ रहा है, बिकॉज log a रेज टू x बिकम्स x इंटू लॉग a. वो x को नीचे लाने के लिए मुझे log को यूज करना पड़ता है. दैट इज द ओनली रीजन वी यूज लॉगरिथमिक फंक्शन. नाउ दिस log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, तो इधर log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, लेकिन y का भी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होगा. इज इक्वल टू, ये बन गया मेरा u इंटू वी, x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1 कैंसिल, 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई इज इक्वल टू 1 प्लस, दैट मीन्स dy by dx is equal to y into 1 plus. This is the answer. Am I clear? Am I clear? Any question? इंटर लेवल में 99.9% चांसेस है कि दो फंक्शंस को एक साथ मिक्स करके सॉल्व करने नहीं लगाएंगे. या तो वो लॉगरिथमिक होगा, या तो वो इम्प्लिसिट होगा, या तो वो पैरामेट्रिक होगा, या तो वो एल्जेब्रिक होगा. वो इसको नॉर्मली रखेंगे, तो वो वाले सोच में मत जाओ कि उसको ये सॉल्व करें, जरूरत नहीं ना. क्यों? इज दैट क्लियर? तो देखो, ये पहले वो यही सम है. चलो तुम लोग करो. नहीं, मेरे को ही करना पड़ेगा ये वाला सम. ये वाला सम मेरे को करना पड़ेगा, जरा ध्यान दो. ये अच्छा सम है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है इसमें. y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू, अब इसमें लॉगरिथमिक है कि नहीं है? क्योंकि x है ना, तो नीचे लाना ही पड़ेगा. आप जरा ध्यान से देखो, log y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग, फिर मैं log ऑफ x करूंगा और ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट करूंगा. बात समझा? सो नाउ दिस बिकम्स u एंड दिस एंटायर पार्ट्स बिकम 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. लॉग एक्स का क्या आएगा? चेन रूल लग गया. समझाओ समझाओ. लॉग टी बोल दो ना, लॉग एक्स जो ब्रैकेट के अंदर का उसको टी बोलो सर, तो ये टी आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये निकल जाएगा ना, इसके बदले में क्या आएगा? टी. तो लॉग टी, लॉग टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाय टी और डी बाई डी एक्स ऑफ टी. मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया. समझा? सो ये x कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन लॉग एक्स. नहीं बाकी है मेरा, हाँ बाकी है. मैं भी क्या खत्म क्या किया? u इंटू वी किया, v इंटू यू बाकी अभी भी, प्लस लॉग ये बाकी है ना, लॉग x इंटू 1. तो प्लस लॉग x इज द आंसर. u इंटू वी था ना, तो u इंटू वी मतलब क्या होता है? u इंटू डेरिवेटिव v प्लस v इंटू डेरिवेटिव v. तो सेकेंड वाला हाफ बाकी था मेरा. सॉल्व करोगे तो समझेगा. करेंगे दोनों सॉल्व? समझा लॉगरिथमिक फंक्शन? अरे बाबा ये देख, यहां पे ना, यहां तक मैंने सॉल्व किया था ना, ये हाँ, तो अभी तुझे टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड नहीं, तो वो लॉग इसके बीच का स्टेप देख.
अभी मतलब क्या होता है, ये ऐसा होता है, log इंटू ब्रैकेट log x रेज टू x, तो फिर तब जाके ये नीचे आएगा। तेरी ये जो लॉग है ना, ये क्वेश्चन के साथ है, बात समझा? तो तू डायरेक्ट नीचे नहीं ले सकता उसको। log x रेज टू पावर, मतलब इन शॉर्ट अगर तुझे मैं बोलूं तो ये कैसा रहेगा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको तो ऐसा पढ़ना, y इज इक्वल टू लॉग x रेज टू x, बराबर बराबर। तो ये जो पार्ट है ये खुद ही एक लॉग फंक्शन है, उस लॉग फंक्शन के अंदर x ऑलरेडी है। अब वो लॉग फंक्शन को तूने पार x से किया, तो तेरा क्राइटेरिया क्या बन गया, इधर भी x आ गया, इधर भी x आ गया। तो अभी उसको सॉल्व करने के लिए तुझे लॉग लेना ही पड़ेगा ना, समझा? अरे ये वाला y गया रे, वो 1/y था ना, तो उधर लेके गया मैं, समझा? ओके हाँ वो बराबर, वो होल होगा। तो मेरा ये आंसर को ना मैं थोड़ा इसको निकाल देता हूं, और y ठीक है अभी ठीक है, यस। वो क्या हो गया, मैंने यून टू भी नहीं किया था ना तभी ठीक से, आधे में तुम करोगे, तुम ठीक से करोगे, समझा? ये अभी और कुछ है, करोगे कंप्लीट, खत्म करो चलो। हमने अभी तक डेरिवेटिव्स जो पार्ट है वो बेसिक पार्ट खत्म किया है। क्या होता है डेरिवेटिव, कितना उसका वैल्यू होना चाहिए, क्या चेंज हो रहा हो। नाउ वी विल बी मूविंग टू एप्लीकेशन वेयर यू एक्चुअली यूज डेरिवेटिव। Practically, derivative is used at n number of places, right from calculating the distance to time to everything, ठीक है, everything. But where we are limited to only two parts, gradient and your cost related activities with respect to quantity or price, gradient with respect to slope. सर ये क्या लिख रहे हो आप? Guys, try to understand. Gradient is y with respect to slope, which is x. Cost is y with respect to quantity or price, which will be x. Only on these two part we will be analyzing and using and applying derivatives. Only on these two parts. There are n number of parts. Right from calculating interest, right from any part, any function can be changed and derivative can be applied. But we have limited syllabus of this and this. Am I clear? So today we are going to start with application of derivatives with respect to a commerce student. Okay, first part is gradient. Gradient is beautifully drawn up and explained in a diagram, जो हम totally हमेशा ignore करते हैं, है ना? समझो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक पॉइंट, समझो क्या एग्जाम्पल है, उधर P है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। अभी x एंड y समझता है आपको, ये हमारा एक समझो एक लाइन, और ये हमारा एक लाइन है टू मेजर पॉइंट P, ठीक है। हमने एक यहां पे एक कर्व बनाया, से ये हमारा कर्व है जिसको स्लोप है, तो हम ये पॉइंट से ये पॉइंट में जाएंगे, बात समझा? ये पॉइंट से ये पॉइंट में जाएंगे तो ये जो आपका डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, ये चेंज इन y, और सॉरी
चेंज इन एक्स, यहां से यहां पे डिस्टेंस हो गया ना, और जब आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालोगे, यहां पे क्यों, यहां से यहां का, मतलब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है उसको हम यहां पे शिफ्ट करेंगे तो x भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा। मतलब x जो चेंज होगा वो x प्लस चेंज इन x होगा, दिस विल बी x डैश, समझो ये मेरा x डैश एंड y डैश बना, तो ये वाला पॉइंट, तो मेरा x डैश क्या बनेगा, x प्लस ये x, मतलब ये x y पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स है ना, तो मेरा जो x था वो मुझे यहां पे मिला ना x कोऑर्डिनेट, अब वो चेंज होकर यहां पे आ गया, तो ये मेरा x1 हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, डेल्टा x, तो मतलब x प्लस डेल्टा x x1। एम आई क्लियर? उसी तरह से ये मेरा y था, यहां पे y था, नाउ y यहां पे चेंज होने की वजह से ये y डैश हो गया, मतलब पहले y यहां पे था, अब y अप्रोक्सीमेटली यहां पे हो गया, तो ये मेरा हो गया डेल्टा y, तो y प्लस डेल्टा y विल बी y डैश। मतलब हमको नए पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर हमको स्लोप बराबर पता रहेगा तो, बराबर, और स्लोप में x और y का ही रिलेशन है, x और y स्लोप इज इक्वल टू mx प्लस c ना, वेयर दिस इज योर कोऑर्डिनेट। उसी तरह से आपको क्लियर जो सम्स आते हैं वो स्ट्रेट सम्स आते हैं कि भाई y जो है वो इसका ये फंक्शन है और उसके पॉइंट्स है 1 एंड 2, उसका ग्रेडियंट फाइंड करो। ग्रेडियंट फाइंड करो मतलब हमको पॉइंट 1 एंड 2 का बोला, तो हम इसका क्या करेंगे, पहले इसका एक डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का 6x माइनस 5, एंड देन x का वैल्यू क्या है, 1, बराबर वो 1 हम सब्सटीट्यूट करेंगे, 6 इंटू 1 माइनस 5, आंसर इज 1। तो ग्रेडियंट क्या हो गया, 1। तो ग्रेडियंट निकालने बोला तो सिंपल है, स्लोप के वजह से हम कुछ नहीं करेंगे, वो रिलेशनशिप मेंटेन होता है, अगर ये चेंज होता है तो वो भी चेंज होगा, तो हमने डेरिवेटिव निकालना है, दैट्स इट। बात समझा, ग्रेडियंट क्लियर है। दूसरा, हम लोग हमेशा कॉस्ट फंक्शन दिया जाता है, कॉस्ट फंक्शन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, कॉस्ट फंक्शन। अरे कॉस्ट फंक्शन मतलब क्या, व्हाट इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो आपको फिक्स है इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, अरे बराबर की नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, यहां का जो रेंट है वो तो उतना लगेगा ही, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से फर्क पड़ेगा। एम आई क्लियर? इससे डबल स्टूडेंट्स है, रेंट फर्क पड़ेगा नहीं, बट वेरिएबल कॉस्ट कुछ रहेंगे जो फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से, जैसे प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, कंडक्ट जो पेपर जो वीकली टेस्ट जो भी होता है। सो दीज टू विल फॉर्म द टोटल कॉस्ट ऑफ अ स्टूडेंट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? हमको क्या देखना है, ये कॉस्ट का एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर? सबसे पहले टोटल कॉस्ट पता है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। टोटल कॉस्ट मतलब क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, बराबर। और अगर मैं एवरेज कॉस्ट बोलूं, एवरेज कॉस्ट, अच्छा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल माई टोटल कॉस्ट इज 40x प्लस 20 and this is rupees in thousands या rupees in 100, यानी ये 4000 हुआ ना, चलो छोड़ो, कुछ नहीं 4000, ठीक है, या 14000 प्लस 5000x। सर ये क्या है, मैंने क्या किया मालूम है, मैंने ना मेरा कैलकुलेशन किया और हमने निकाला कि पर स्टूडेंट जो कॉस्ट होता है वो 14,000 रुपए हर स्टूडेंट को तो कॉस्ट लगता ही है, प्लस
5,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 20 है तो मैं रुपीज इन लैक्स कर रहा था ना, समझा क्या मैं, वो इतना कम नहीं होता है तो उसको अच्छा कर देता हूं, बुरा लग रहा है मेरे को भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 1,40,000 मेरा क्या हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 5,000 इंटू 20 या 50,000 इंटू 20 कितना हो जाता है 10 lakhs। तो मेरा एक बैच का कॉस्ट बन जाएगा 11,40,000। बात समझा। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक इक्वेशन बना दिया, टोटल कॉस्ट का इक्वेशन बना दिया। टोटल कॉस्ट का इक्वेशन क्या बनाया मैंने, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। परफेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप हर चीज का निकाल सकते हो ना, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ज्यादातर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा यानी वो यूनिट्स होगा, यूनिट्स होगा मतलब वो नंबर्स पे डिपेंड करेगा। कभी कभी वो प्राइस भी हो सकता है प्राइस, फीस, वो भी कुछ भी हो सकता है। तो कॉस्ट फंक्शन आप डिफाइन करो, यानी क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन अपना खुद का उसके हिसाब से बना के आएगा, उसके पीछे लॉजिक मत देखो। हर बिजनेस का अलग अलग कॉस्ट फंक्शन होगा। अब अगर कोई रिक्शा निकाल रहा है तो उसका कॉस्ट फंक्शन क्या रहेगा, मेरा डेप्रिसिएशन होगा 4,000 रुपीज पर मंथ, प्लस मेरे को 4 रुपए मिलना चाहिए पर किलोमीटर, तो वो उसका कॉस्ट फंक्शन है। तो हर एक का अपना अपना कॉस्ट फंक्शन होगा। तो क्वेश्चन में जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो उसके हिसाब से रहेगा। यानी पहला सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चन में पढ़कर आपको कॉस्ट फंक्शन को समझना पड़ेगा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म कॉस्ट फंक्शन नहीं है। बात समझा। तो कॉस्ट फंक्शन एक इक्वेशन हो गया। अब अगर मुझे टोटल कॉस्ट मिल गया और कॉस्ट फंक्शन मिल गया, दोनों में फर्क है, क्या फर्क है, कॉस्ट फंक्शन बेसिकली कभी हो सकता है 1 यूनिट का हो और टोटल कॉस्ट मालूम पड़ा 100 यूनिट का है। तो क्या आप ये बात समझ सकते हो कि इन दोनों के वजह से हमको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। एवरेज कॉस्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एम आई क्लियर विद दिस, एम आई क्लियर विद दिस। तो टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट समझा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मार्जिनल कॉस्ट। क्या है मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट मीन्स इफ I increase 1 unit, the cost will change. That change is known as marginal cost. सर नहीं समझा। यहां पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, यहां पे अगर मैं एक और स्टूडेंट को बिठाऊं तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीज बिकॉज ऑफ 1 यूनिट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो अगर आपके पास कॉस्ट फंक्शन है तो आपको उससे मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए उसका डेरिवेटिव ही निकाल दो। एक डेरिवेटिव निकाल दो, मार्जिनल फंक्शन आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। बात समझा? बात समझा? टोटल कॉस्ट समझा, एवरेज कॉस्ट समझा, कॉस्ट समझा, मार्जिनल कॉस्ट समझा, ये 4 समझा सबको? The total cost function of a firm is C of X. X क्या रिप्रेजेंट किया है? Where C is the total cost and X is the, तो X क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स, आउटपुट जितना बनाया उतना। समझ गया सबको? क्वेश्चन समझा? अब देखो फंक्शन दिया है ना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या बोला है, अ टैक्स एट द रेट 2 per unit of output is imposed and producer adds it to his cost। मतलब 2 रुपया पर यूनिट बढ़ा, 2 into x होगा ना। If the market demand function is given by rupees where p is the price per unit of output, अगर हमको मार्केट में कितना डिमांड है उसको रुपीज में दिया है और p where p is the price, find the profit maximization output and maximization of profit। सर नहीं समझा, इतना सिंपल है। आप मुझे बताओ, कॉस्ट मालूम है, कॉस्ट सबको समझा अभी? टोटल कॉस्ट माइनस रेवेन्यू विल बी प्रॉफिट। रेवेन्यू मतलब बेच के कितना मिला, अब बेच के कितना मिला मतलब
प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, रेवेन्यू मिलेगा ना, मतलब P इंटू एक्स, P इज प्राइस, X इज नंबर ऑफ यूनिट्स। अरे समझा? तो मैं अगर ऐसा बोलूं आपको कि प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, सबको समझा? टोटल कॉस्ट से मैं रेवेन्यू में गया, रेवेन्यू से मैं प्रॉफिट में आया, यहां तक समझा? अरे यहां तक समझा? और ये आपका कॉस्ट फंक्शन ऑलरेडी था, ये आपका कॉस्ट फंक्शन ऑलरेडी था जिसमें टैक्स का कंपोनेंट ऐड हो गया। तो देखो 1/3 x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 10, और ये बन गया हमारा 2x। ये तो आपने बोला ना मुझे 2 रुपए पर यूनिट बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ गया ना। अब तुम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि ये कैसे बनाया उसने, क्योंकि वो उसके बिजनेस का, लीव इट। इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हम लोग कि इक्वेशन कितना सही है गलत है। ये इक्वेशन हमको बना के दिया हुआ है, हमने हमारा इक्वेशन बनाया था ना, 1,40,000 प्लस 5,000x बनाया कि नहीं। भले ही वो एक अबनॉर्मल, या हम लोग बोल सकते हैं उसको एक वेग एग्जाम्पल है, बट समझ रहे हैं ना, ऐसा बनता है। तो आपको क्या मिल गया है यहां पे? अभी तुमको कॉस्ट फंक्शन मिल गया ना भाई, अभी रेवेन्यू फंक्शन देखना है हमको, ठीक है? तो ये रेवेन्यू फंक्शन है, मतलब उनका रेवेन्यू फंक्शन यहां पे देना चाहिए, दैट इज 2530 माइनस 5x। ये उनका क्या है? रेवेन्यू फंक्शन है, बराबर, पर यूनिट, रेवेन्यू फंक्शन पर यूनिट विच इज P। ये उनका प्राइस फंक्शन है। देखो मुझे दो फंक्शन चाहिए, कॉस्ट फंक्शन जो दिया है, और एक होना चाहिए क्या? प्राइस फंक्शन। प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट विल बी रेवेन्यू ना। अरे बराबर कि नहीं? तो मुझे प्राइस फंक्शन देना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, वो मिसिंग है, वो है। तो दैट इज दिस इज देयर प्राइस फंक्शन। तो प्राइस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये मिल गया ना रेवेन्यू फंक्शन। तो अभी ये पूरा क्या है? रेवेन्यू फंक्शन। अरे बराबर, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या आएगा आपको? प्रॉफिट। ये देखो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या आया? प्रॉफिट। प्रॉफिट फंक्शन मिल गया। आपको क्या बोला इधर? मैक्सिमाइज आउटपुट बोला है। अब मुझे बताओ, जब मैक्सिमाइज होगा आउटपुट, मतलब कभी जब भी उसका डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होगा। याद रखो, ये डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होगा, मतलब सर समझा नहीं। अगर आपने एडिशनल मटेरियल बनाने के लिए एडिशनल कॉस्ट नहीं इनकर करना पड़ा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, तो प्रॉफिट मैक्सिमम ही होगा। कुछ नहीं समझा सर आपको? बोलो आप, मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं। समझा? कुछ नहीं समझा ना? अब यहां पे एक और स्टूडेंट बिठाता हूं, फिक्स कॉस्ट पड़ेगा क्या? कुछ भी फिक्स कॉस्ट नहीं पड़ेगा, बराबर ना? क्या पड़ेगा? तो डेरिवेटिव ऑफ फिक्स कॉस्ट कितना? अपना इक्वेशन क्या था? 1,40,000, उसका डेरिवेटिव क्या है? 0। याद आ रहा है? उसका डेरिवेटिव क्या है? 0 प्लस अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या था? 5,000x नंबर ऑफ यूनिट्स। अब 5,000x का डेरिवेटिव क्या है? 5,000। तो मतलब क्या बढ़ा? सिर्फ कांस्टेंट, वेरिएबल वाला कांस्टेंट बढ़ा, फिक्स कॉस्ट तो निकल गया ना। तो मतलब क्या बन गया हमारा? व्हेन डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, जब वो 0 रहेगा तब अपना मैक्सिमम होगा ना। वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा पकड़ के चलो। तो अपना क्या हो जाता है? ये जो इक्वेशन है 1/3 x³ प्लस 2,500x, मतलब 1/3 x³ प्लस 2,500x माइनस 10, बराबर। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो -1/3 इंटू 3x², अरे बराबर क्या? प्लस 2,500, बराबर। तो जब मैं देख रहा हूं तो ये कैंसिल हो रहा है, क्या बचा? -x² प्लस 2,500 शुड बी इक्वल टू 0 ना। तो मेरा x का वैल्यू क्या आएगा? प्लस और माइनस 50। सर नहीं समझा? अरे बाबा, अभी हमने तो सिर्फ x रखा था ना, सिर्फ हमने x रखा था। हमको क्या बोला? एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आएगा? 5,000। अब अगर वो x² रहता था तो 5,000 इंटू 2 होता था ना। बात समझा क्या? तो वो उस तरह से हमको देखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पे? मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट कभी होगा? व्हेन x का वैल्यू प्लस और माइनस 5,000। ऑब्वियसली नेगेटिव को तो इग्नोर करेंगे, क्योंकि आउटपुट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम लोग पॉजिटिव 50 को लेके सॉल्व करेंगे ना। तो हमने बोला x इज इक्वल टू 50, और उसका मैक्सिमम कब आएगा? व्हेन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव
डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, इसका फिर से डेरिवेटिव 2x आएगा, -2x आएगा ना। देखो -2x जब आएगा, अब x का वैल्यू क्या है, विच इज -100, विच इज लेस देन 0, दैट मीन्स द प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट, एंड जब ये मैक्सिमम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, ये अपना प्राइस बराबर, प्राइस फंक्शन था ना, अपने को क्या बोला है, प्राइस पूछा ना, तो 2530 याद है, ये वाला 2530, ये 2530 दिख रहा है, -5x, x क्या है हमारा 50, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो तुमको ये डिमांड फंक्शन मिल जाएगा प्राइस का। प्रॉफिट फंक्शन को सॉल्व किया है क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट बोला, अगर मैक्सिमम कॉस्ट बोलते तो सिर्फ कॉस्ट फंक्शन सॉल्व होता, मैक्सिमम रेवेन्यू बोलते तो सिर्फ रेवेन्यू फंक्शन सॉल्व होता, ये समझाना था। समझा? तो एग्जाम में क्यों कौन सा इक्वेशन लिया है उसका समझने के लिए आंसर उसी के अंदर है, उसी क्वेश्चन के अंदर है, आपको सिर्फ उसको देख के समझना है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? पक्का? टेक 5 मिनट्स, ये पूरा सम सॉल्व करो, देखो, खुद से करो, आपको एक डेरिवेटिव से क्या मिलेगा, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट आपको एक डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। 5000 कॉस्ट बढ़ गया ना, अगर रेवेन्यू रहता था तो रेवेन्यू समझो 8000 माइनस 5000, प्रॉफिट 3000 बोलता ना मैं, तो कॉस्ट 5000 बढ़ गया ना। अरे समझा क्या? तो उसी तरह से अगर हमने टोटल प्रॉफिट देखना है, मैक्सिमम प्रॉफिट देखना है, तो पहले हमको 0 से निकालना पड़ेगा कि किस आउटपुट पे आएगा, और आउटपुट मिल गया तो आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट करेंगे तो आएगा। ऑब्वियसली आगे और सम्स हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए, हम देखेंगे तभी। और फिलहाल ये समझा? अभी मुझे एक बात बता, 5000 क्या है, वही समझा रहा था, सुनो ध्यान से। 5000 क्या है, एक सिंपल फंक्शन है, एक सिंपल फंक्शन है, उन्होंने इधर थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है। तो जिस तरह एक हाइपरबोले से हम लोग पकड़ रहे ना, एक इल्यूजन फिगर पकड़ रहे ना, 1,40,000 प्लस ये, उसी तरह से वो भी इल्यूजन है। तो तू जस्टिफाई मत कर कि वो कैसे सही है और कैसे गलत है। जब वो इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो बाबा इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? समझ रहा है क्या? वो इक्वेशन बना के दिया है, आपको सिर्फ उसको बना के देना है, उसको जस्टिफाई नहीं करना है, उसको साइड में रखो। एग्जैक्टली मैं यही बता रहा हूं। मैंने जो आपको इक्वेशन दिया 5000 रुपए का खर्चा, ऐसा थोड़ी होता है। तुमको लगता है 5000 का खर्चा तो तुम गलत हो, बराबर ना? मैं तो सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल ले रहा है ना। समझो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, तो तुम लोग खुश हो जाते हो, समझो है ना वो। तो उसी तरह से ये इक्वेशन भी एक समझो ऐसा कॉस्ट फंक्शन है। तो जब समझो है तो उसका आंसर 50 कैसे समझा, ये आप नहीं निकाल सकते। बात समझा? अनलेस एंड अनटिल वो फंक्शन और वो सिचुएशन आपको पता है तो आप जस्टिफिकेशन कर सकते हो। जैसा मेरे एग्जांपल में मुझे सिर्फ इतना बताना, एक स्टूडेंट का ऐड होने का टोटल कॉस्ट कितना बढ़ेगा? 5000 ही बढ़ रहा है, क्योंकि इक्वेशन मैंने आपको समझा के दिया ना, तो वो जस्टिफिकेशन लग रहा है ना। ये सब जस्टिफिकेशन नहीं लगेगा, बस यही प्रॉब्लम है। समझा? तो आप उसमें मत जाओ। आपको फंक्शन दिया, कुछ तो फंक्शन है, उसका ये आंसर है, प्रूव नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? एम आई क्लियर? कंप्लीट करो। एनी डाउट? एग्जाम्पल 2, the cost function of a company is given by this with reference to x, where x is what? Output. बात समझा? Level of output at which marginal cost is minimum. मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए पहले आपको डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स योर मार्जिनल कॉस्ट। एम आई क्लियर? मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम कब होगा? जब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, बराबर, तो क्या आएगा? -16 + 2x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8, बराबर है। अब -16 will be double derivative of -16x + 12 plus 2x.
अरे एफ ऑफ एक्स फिर क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, याद है क्या? तो हमने क्या निकाला यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट निकाला ना। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ सॉरी दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हमने निकालने के बाद उसका डेरिवेटिव किया तो x क्या आया, 8 आया, बराबर। x का वैल्यू 8 आया। अब इसका जो डबल डेरिवेटिव है 16x प्लस 2x क्या है, -16 ना। अरे बराबर की नहीं, ऑब्वियसली सॉरी 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 क्या आया, 2 आया, सॉरी 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 ओके, इसके लिए आप देख रहे हो, आई एम सॉरी, क्या आया, 2 आया। द 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ऑटोमेटिकली 0 से ज्यादा वैल्यू हो गया। दैट मीन्स यस, हमारा जो अजम्पशन है वो सही है। जब डबल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है, बराबर। एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0 करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं, अरे बराबर। और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू शुड बी लेस देन 0, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू। उसी तरह से ये 2 आया ना हमारे पास, विच इज ग्रेटर देन 0, तो यस हमारा प्रेडिक्शन अजम्पशन राइट है, उसका मिनिमम वैल्यू एट 8 है। दूसरा एग्जांपल, एवरेज कॉस्ट मिनिमम चाहिए। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स, अरे बराबर की नहीं। तो टोटल कॉस्ट कितना आया तुम्हारा, ये देखो ये 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 3, तो क्या आएगा उसका एवरेज कॉस्ट, ऊपर क्वेश्चन की तरह, हाँ 100 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, अरे बराबर की नहीं। ये तुम्हारा क्या आया, ये तुम्हारा क्या आया, टोटल कॉस्ट था ना हमारा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स किया तो एवरेज कॉस्ट आया। अब हमको मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो देखो मैंने इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालता हूं, -8 प्लस 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x का क्या वैल्यू आया, 12। अब x का वैल्यू 12 आया तो मैं इसका फिर से डेरिवेटिव निकालूंगा, डबल डैश ऑफ x निकालूंगा ना। f डबल डैश ऑफ x क्या है, 2/3, 2/3 इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, तो मतलब मिनिमम आ गया ना एट 2। समझा, ये प्रोसेस समझा सबको, मतलब में क्या होगा, ध्यान से देखो। अभी फ्लो चार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले मुझे एफ ऑफ एक्स देंगे, फिर मुझे एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा इक्वल टू 0 करके, अज्यूम करके। तो इसका वैल्यू मुझे आएगा कुछ तो, अरे बराबर, या तो पॉजिटिव में आएगा या तो नेगेटिव में आएगा, अरे बराबर है कि नहीं। पॉजिटिव वाले को सपोर्ट करने के लिए मुझे एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया या तो लेस देन 0 आएगा, कुछ तो भी एक होगा ना। अब पॉजिटिव सही बोलने के लिए इट शुड बी लेस देन 0। पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम, नेगेटिव मतलब मिनिमम। तो अगर मेरे को मैक्सिमम चाहिए तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए ना, और अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू मतलब इन शॉर्ट ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, नॉट लेस देन 0। समझा, ये आपका फ्लो है सम्स का। इज दिस क्लियर? पहले एफ ऑफ एक्स फिर एफ डैश ऑफ एक्स से आगे जाएगा। समझा, समझा सबको? तो आप लोग सम नंबर 2 कर सकते हो एंड 4। लेट्स सी, 2 एंड 4 करो, अगर हो गया तो वेरी गुड, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव, इतना तो समझ गया। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन, अरे बराबर की नहीं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब अगर, अभी आपको मालूम है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू कंज्यूमशन,
इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग, ये सब समझता है ना। मेरा अगर इनकम 1 यूनिट से बढ़ा तो मेरा कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर कंज्यूम बोला तो डेरिवेटिव ऑफ कंजम्पशन, सेव बोला तो डेरिवेटिव ऑफ सेविंग। बात समझा, बात समझा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फॉर एवरी 1 unit of increase in my income, my consumption will change to d by dx of c, हाँ c consumption, is that clear? तो ये इक्वेशन पे आपको रहना है हमको। बात समझा, बात समझा। दैट्स इट, डेरिवेटिव में इतना समझने के लिए। अब इसके आगे हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। हम अभी मॉड्यूल के सम्स करेंगे, ठीक है, सारे एक एक करके मॉड्यूल के सम्स लेंगे, उसके बाद पास्ट क्वेश्चन के सम सॉल्व करेंगे। बात समझा? फिर ही हम इंटीग्रेशन में जाएंगे, नहीं तो हम लोग तब तक उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो पहले